मुस्कुराते रहिए और 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स ले हैं। उससे पहले एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सेठी फिनमार्ट से विकास सेठी साहब, एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालिया साहब, मिगुल के साथ दोनों का स्वागत। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। करें शुरुआत सर लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है अब वो है ड्रेडजिंग कॉर्प। ये स्टॉक में देखें तो एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है। अगर हम स्टॉक के लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में 2019 के जो स्विंग हाई थे उसका भी ब्रेकआउट, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है मंथली चार्ट पे। तो जिस तरीके से इसके स्ट्रक्चर यहाँ पे अब बने हैं, एक करेक्शन के बाद स्टॉक में मंथली सेटअप पे रिवर्सल बना है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक में 650 से 700 तक की अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखेंगे लॉन्ग टर्म में। ड्रेडजिंग कॉर्प बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 465 के आसपास। कॉर्प खरीदारी करने की राय पालिया साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर। सेठी साहब सुप्रभात, आपका भी स्वागत। बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है रोलेक्स रिंग्स, जो अभी 2142 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक भारत की लीडिंग ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो कि मेनली जितने भी सेगमेंट है व्हीकल्स के, जैसे पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर्स, फिर ऑफ हाईवे व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सबके लिए कंपोनेंट्स बनाती है। 3 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है राजकोट में, और एक बहुत ही दमदार कंपनी है जिसके 46% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं, और ये 17 डिफरेंट कंट्रीज पे में एक्सपोर्ट करती है। जैसे कई लीडिंग कंट्रीज है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है वगैरह को एक्सपोर्ट करती है, यूएस को भी करती है। और क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। एसआरएफ इंडिया, एसकेएफ इंडिया, शेफलर, टिमकेन, इन सबको कैटर करती है। दमदार फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 27%। पिछले 3 साल का पैट और रेवेन्यू का कैगर जबरदस्त रहा है। एक नेग्लिजिबल डेट है, 0.11 का डेट इक्विटी रेशियो। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से जो इनके पीयर्स है उसके कंपैरिजन में स्टॉक सस्ता है। 29 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इंडस्ट्री पी वुड बी क्लोज टू अराउंड 45-46, तो उस लिहाज से भी सस्ता लगता है। और बाकी एफआईएसडीआईज भी बुलिश है, 35% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें कोटक है प्रोमिनेंट, फिर एचएसबीसी, इन्वेस्को, डीएसपी, आईसीआईसीआई प्रू, ये सब इसमें स्टेक ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। इसमें मेरा 9 से 12 महीने का टारगेट है 2750 रुपए का। 2750, 9 से 12 महीने के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर रोलेक्स रिंग्स में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई। ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो सेठी साहब को है पसंद। आइए कुणाल जी को क्या है पसंद 10 की कमाई के तौर पर, जान लेते हैं वो शेयर भी। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, 10 की कमाई का शेयर बताऊं उससे पहले अनिल जी एक शेयर का जिक्र करूंगा जिसको मैंने और राकेश जी ने अभी कुछ दिनों पहले 2 बार 10 की कमाई में रेकमेंड किया। स्टॉक का नाम है जीएमडीसी, जिसमें हमने तूफानी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखी है और शेयर अब 236 के लेवल्स तक पहुंच गया है। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें और बड़ा अपसाइड स्टॉक में मुमकिन है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, प्रॉफिट को बांधते हुए चलें, लेकिन इसमें और बड़ा अपसाइड मुमकिन है। तो ये स्टॉक जो है इसको बिल्कुल होल्ड करने की राय है। और अनिल जी आज जिस स्टॉक में खरीदारी की राय है 10 की कमाई में, ये स्टॉक है रेलटेल। हम कई बार पहले रेलवे से जुड़े शेयर्स की बात कर चुके हैं। रेलवे के से जुड़े जितनी भी कंपनियां हैं उनके चार्ट्स में हमने कंसोलिडेशन होता हुआ देखा और अब वापस से ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो रेलटेल में गिरावट में खरीदारी करके चलें। ये स्टॉक इन स्तरों से भी काफी बड़ा अपसाइड दिखाने की ताकत रखता है। चार्ट पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं और उसका ब्रेकआउट होता दिख रहा है। तो यहां पर खरीदारी करें। पहला टारगेट कोई 225 रुपए के आसपास होगा, इवेंचुअली 250 पौने 300 के टारगेट हैं। तो इन स्तरों पर गिरावट पे रेलटेल में खरीदारी कराएं। रेलटेल ये है वो स्टॉक्स जहां पर गिरावट में करें खरीदारी 10 की कमाई के तौर पर। कुणाल जी की पसंद का शेयर 225, 250, 275 3 रखें आप टारगेट निवेश के लिहाज से। आइए कमोडिटी बाजार का एक्शन भी जान ले, समझ ले कि किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। दीप के पास है सारी डिटेल्स। दीप बताइए।
रुपया अनिल जी 10 पैसे मजबूत खुला था, वहां से अपनी गेंस होल्ड नहीं कर पा रहा है, गेंस गिव अप करके अब सिर्फ आपको 3 पैसे मजबूत दिख रहा है रुपया। तो ज्यादा गेंस रुपया फिलहाल अपनी होल्ड नहीं कर पा रहा है। देखते हैं थ्रू द डे कैसा एक्शन यहां पर बनेगा। कच्चे तेल में बड़ा उछाल है, 1.5% ऊपर कच्चा तेल है, करीब 100 रुपए की तेजी है, 6600 के लेवल पर आपको कच्चा तेल हमारे प्राइसेस में पहुंचते हुए दिख रहा है। नेचुरल गैस में और बड़ी तेजी है, 3.25% ऊपर नेचुरल गैस के दाम है, 215-216 के लेवल्स पर अब यह आ गया है। गोल्ड में हल्की खरीदारी है, करीब 80 रुपए ऊपर दिख रहा है। सिल्वर में भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, हालांकि ज्यादा मूव इसमें नहीं आ रही है, सिल्वर ज्यादा फ्लैट है, गोल्ड में आपको थोड़ा पॉजिटिव एक्शन ज्यादा दिखेगा। बेस मेटल्स में आज रिबाउंड है, जिंक लीडरशिप दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है, एल्यूमिनियम में 0.5% की तेजी है, 0.5% की तेजी आपको कॉपर में भी दिख रही है, लेड 1/4% ऊपर है। तो आज थोड़ा कमोडिटी अक्रॉस कमोडिटीज अनिल जी आपको थोड़ा सा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है, बट बड़ा एक्शन कच्चे तेल और नेचुरल गैस इन दोनों पर आपको दिखेगा। बट फोकस हमें करना है सरकार के बड़े एक्शन पर। चावल पर लगातार कड़ा एक्शन सरकार ले रही है। सबसे पहले चावल की कुछ वेरिएंट्स पर एक्सपोर्ट बैन लगा था, अब बासमती पारबॉइल्ड राइस पर भी आपने सख्ती बढ़ती हुई दिखी है। आखिर चावल में क्या हो रहा है, क्या है देश में सप्लाई की स्थिति, डिमांड कैसी है, प्राइस एक्शन कैसा आपको दिख सकता है, इस पर होगी चर्चा। हमारा खास सेगमेंट है चावल में क्या पक रहा है, ये होगी चर्चा 11:30 बजे आज सर। चावल में क्या पक रहा है? ओके, चावल ही पक रहा है। चावल पक रहा है, खिचड़ी पक रही है, बिरयानी पक रही है, खाली चावल पक रहा है, ये बताएंगे आपको 11:30 बजे मृत्युंजय बताएंगे। ओके, तो ये है आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। चावल को लेकर जो कुछ भी खबरें आती दिख रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है। चावल के एक्सपोर्ट पर फिर से बैन और बढ़ाने की तैयारी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी होती हुई दिख रही है। इसका असर आपको जरूर आगे भी देखने को मिलेगा। आइए, बाजार स्टेबल है, 15 अंक ऊपर निफ्टी पर है, 25 अंक ऊपर सेंसेक्स पर है और 35 अंक ऊपर बैंक निफ्टी पर, यानी कि कोई बड़ी तेजी या मंदी के मूड में है नहीं, न भागना है न गिरना है, बस आराम करना है, एकदम टाइम पास काइंड ऑफ। ये है आपके लिए अभी तक का रुझान है। आइए इसी में 10 की कमाई की कुछ और बेहतरीन पिक्स जान ली जाए। हिमांशु जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का शेयर। जी अनिल जी, तो अनिल जी रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज ये पर्टिकुलर शेयर है जो कि मेरे रडार पर आया है। अनिल जी, स्टॉक का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 2015, 18 और 2021 में लगभग 200-205 रुपए पर स्टॉक का काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन था। स्टॉक ने जैसे इस रेजिस्टेंस को पार किया है, पिछले कुछ दिनों और पिछले कुछ हफ्तों में लगातार इस वीक बाजार में स्टॉक हायर हाइट बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक इंटरमीडिएट अपट्रेंड के लिए तैयार है। पोजिशनल तौर पर 265, 295 और 315 ये 3 टारगेट्स के लिए रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज में खरीदारी करके चला जा सकता है। करंट स्तरों पर 244, 245 के आसपास पोजीशन बनाई जा सकती है और अगर कोई गिरावट 230, 232 के आसपास मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करके चले। क्लोजिंग बेसिस पर 220 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर तेजी की पोजीशन बनाकर चलने की सलाह। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अब न्यूज पर यूज का भी वक्त है, लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और रेलवे की बात निकली। अभी कुणाल जी ने रेल टेल रिकमेंड किया, लेकिन एक और स्टॉक है टेक्स मैको रेल, बड़े एक्शन में आता हुआ दिखा है। 11-12% का बड़ा उछाल आज फिर से रेलवे स्टॉक में, और ये हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा हुआ है, मेरे ख्याल से 50% रुपए के आसपास की रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। अब एसआईपी में था या मालामाल वीकली में एग्जैक्टली याद नहीं। टेक्स मैको रेल वो स्टॉक लेकर आए, वहां पर भी भरपूर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट टीटागढ़ वैगन, ये एक और हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट का स्टॉक काफी जबरदस्त ये भी बढ़ता हुआ नजर आया। 900 के पार मैंने जाते हुए देखा था टीटागढ़ वैगन को, 800 के पास माफ कीजिए, बिल्कुल 804 के आसपास। नवरत्न एसआईपी स्टॉक भी था हमारा, है ना, 46 के लेवल पर, 46 पे ना, 46 के लेवल पर दिया था और तब 80 और 11 के टारगेट्स बात कर रहे थे। और मेरे ख्याल से तभी हमने रेलवे की ये जो थीम पकड़ी थी उस वक्त पकड़ी थी कि जो रेलवे स्टॉक आपको पसंद आए, समझ में आए, ले लीजिए। जो तेजी आपको डिफेंस शेयरों में बनती हुई दिखेगी वही तेज बनती हुई दिखी, वही रेलवे में बनेगी। और तब से देखिए सारे रेलवे 11 महीने हुए सर, 30 सितंबर 2022 में बात करें, आज 3 गुना रिटर्न, 3 गुना रिटर्न हो चुके हैं एक साल में, 3 गुना। और लगभग सारे 250-300 रुपए चलता था आपका टीटागढ़ वैगन, यस सर, वो 800 के आसपास पहुंच चुका था। ये सारे स्टॉक अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे। अभी भी आपके पास है तो पकड़ के रखिए, होल्ड रखिए। इस अप्रैल से मार्च एंड से एक ही बात बार बार हम कह रहे हैं कि जल्दी से बेचिए मत, जल्दी से बेचिए मत। अच्छे शेयर ले लिए तो बेचने की हड़बड़ी और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बीच बीच में बाजार थोड़ा रुकेंगे, अटकेंगे, ठहरेंगे, लेकिन स्टॉक्स आप देखिए कहाँ कहीं कोई ठंडे होते दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते आगे और वक्त न्यूज पर यूज सेगमेंट का। आज
ऑयल एंड गैस स्पेस की एक बड़ी दिग्गज कंपनी से हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, MGL, महानगर गैस लिमिटेड। MGL बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। 1995 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और नेचुरल गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है इस कंपनी का। सरकारी कंपनी आप जानते ही हैं, मुंबई मेट्रो रीजन में और साथ ही रायगढ़, ये दो जगह हैं जहां पर गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है कंपनी। कंपनी के पास करीबन 313 CNG फिलिंग स्टेशन हैं और ये कंपनी गेल की सब्सिडरी कंपनी, यानी कि गेल जो है वो महानगर गैस लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। गेल के पास इस कंपनी का 32-32.5% हिस्सेदारी है ऑलरेडी। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु सिंगल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंगल साहब का 31 सालों से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव है हाइड्रोकार्बन सेक्टर का। NIT सिलचर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, MBA भी किया है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के आप बड़े एक्सपर्ट हैं और दिसंबर 2022 से आशु सिंगल साहब MGL के MD के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिंगल साहब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। MGL को लेकर हम काफ़ी लंबे समय से बातचीत करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे। हमने सोचा कि आपसे कुछ इसी के बारे में सवाल किया जाए। सबसे पहला सवाल वॉल्यूम्स को लेकर है, किस तरह के वॉल्यूम्स दिख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि पिछली बार हमने नतीजों में देखा तो लंबे समय बाद वॉल्यूम्स में थोड़ी सी कमी आई थी। ओवरऑल वॉल्यूम्स आपके 1% घटे थे, CNG वॉल्यूम्स करीबन 2.25% घटे हैं। तो जनरली तो वॉल्यूम्स हमेशा MGL बढ़ाते आया है, इस बार जो कमी आई क्या टेम्परेरी है और किस तरह का आउटलुक दिख रहा है सर? जी नमस्कार। वॉल्यूम्स में जो कमी है ये टेम्परेरी दिखती है, क्योंकि पिछले साल Q1 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो थोड़ी गिरावट है 1% के आसपास। पर अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फैक्टर हटा देते हैं, मतलब केजी में अगर कंसिडर करेंगे तो 1% के आसपास वॉल्यूम बढ़ा है दरअसल में। परंतु लास्ट ईयर Q1 में पिछले साल जो है लगभग प्राइजेस बहुत ज्यादा थे, तो उस कारणवश थोड़ा सा उसमें गिरावट आई थी कंजम्पशन लेवल में। पर इस साल फरवरी में हमने ₹2.5 प्राइजेस कम किए और अप्रैल में ₹8 और कम किए। तो अभी 79 रुपीज का जो प्राइस है वो हमें लगता है कि अच्छा प्राइस है, जिसमें कि पेट्रोल से लगभग 49% कम प्राइस पड़ता है अगर हम एवरेज भी ले लें, जो बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को, और लगभग 16-17% डीजल से भी सस्ता है CNG। उस तरीके से हम देखें तो आगे के जो 3 क्वार्टर आने वाले हैं उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इस क्वार्टर में गेन नहीं हुआ वॉल्यूम में, वो आगे जाकर के मेकअप कर लेंगे और साल के अंत तक हम 5-6% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो साल के अंत तक 5-6% की ग्रोथ आ जाएगी, 3 तिमाहियों में बेहतर भी होगी। आपने प्राइसेस की भी बात की सर, CNG में आपने 87 रुपए से 79 रुपए, ₹8 प्राइसेस घटाए, PNG में भी थोड़े से प्राइसेस घटे हैं, क्योंकि उसके बाद से स्टेबल है। तो प्राइसिंग एनवायरनमेंट कैसे देखा जाए सर? ना घटेंगे ना बढ़ेंगे या कोई बदलाव होने की उम्मीद है? प्राइसिंग जो है वो कई चीजों पे निर्भर करता है। हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट गैस जो हम खरीदते हैं, APM गैस अभी सस्ती करी तो वो जो प्राइसेस घटे APM गैस के वो हमने कंज्यूमर को पास कर दिए। इसके अलावा जो IC सेगमेंट है, इंडस्ट्री और कॉमर्शियल, उसके लिए हम लोग LNG खरीदते हैं और कुछ LNG हम लोग CNG और PNG में मिक्स भी करते हैं। लगभग 90% APM गैस मिलती है, बाकी की LNG से ही हमें भरपाई करनी होती है। तो एक फैक्टर होता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट किस दिशा में जा रही है। दूसरा है कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस किस तरफ मूव करते हैं। तीसरा है मार्जिन्स जो हम लोग जिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। और चौथा है कि हम अपनी ग्रोथ किस तरह देखना चाहते हैं। तो इन सबको देखते हुए हम प्राइसेस पे निर्णय लेते हैं और वो जब भी निर्णय होगा तो उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। तो सर आपने प्राइसेस की बात भी की, काफी लंबे समय से चर्चाएं चल भी रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े कम हो सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। अब इलेक्शन ईयर में भी जा रहे हैं तो आमतौर पर थोड़ा सस्ता होता भी है। ये बताएं कि सर क्या अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं एक्साइज ड्यूटी घटाने की वजह से या किसी कच्चे तेल के नीचे आने की वजह से भी, तो कितना असर आप पर पड़ सकता है, CNG प्लेयर्स पर कितना असर पड़ेगा? और दूसरा ये कि इसका कितना असर आपके वॉल्यूम्स पे हो सकता है? और दूसरा ये भी जानना चाहता हूँ कितने दाम घटे हैं तब तक आपको चिंता नहीं है? देखिए, ये अगेन जो आपको अभी मैंने उत्तर दिया उसमें 3-4 चीजों पर निर्भर करता है। केवल पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ही फैक्टर नहीं है, हमारी मार्जिन्स कितनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट कितनी है,
उस पर भी निर्भर करता है। अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम होते हैं तो हमारे ऊपर भी डेफिनेटली प्रेशर आता है कि अपनी मार्जिन्स को बनाए रखते हुए या कम करने के लिए, सो दैट वॉल्यूम्स इफेक्ट नहीं करें। जो हमारी ग्रोथ वॉल्यूम्स में हम चाहते हैं वो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके कारण हम अगर प्राइसेस कम होते हैं पेट्रोल डीजल के, और उसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट के अनुसार इस पर निर्णय लेंगे कि कितना कम किया जाए। दूसरी रही बात कि अगर प्राइसेस जैसे क्रूड के प्राइसेस कम होते हैं तो हम जनरली देखते हैं कि ब्रेंट के प्राइसेस के साथ साथ हमारी कुछ गैस जो है ब्रेंट लिंक्ड भी होती है, उसके प्राइसेस भी कम होते हैं। पर कुछ गैस ऐसी होती है जो उससे लिंक नहीं होती है, वो हमारे लिए आर्बिट्राज होता है, कभी उसमें नफा होता है कभी नुकसान होता है। तो ये बिजनेस का रिस्क है जिसको कि हम लोग कैलकुलेटेड तरीके से उसके साथ निर्णय लेते हैं। परफेक्ट सर, बिल्कुल आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। एक चीज और जो बात चल रही कि 2027 तक शायद डीजल व्हीकल्स हैं उसमें एक पार्शियल बैन वाली बात चल रही है, 4 व्हीलर्स स्पेशली। कितना फायदा सीएनजी प्लेयर्स, आप जैसे सीएनजी प्लेयर्स को हो सकता है उसका? देखिए, हम उस बात पे निर्भर नहीं करते कि कोई मतलब एक इस तरह का निर्णय लिया जाए कि सारी गाड़ियां बैन कर दें, क्योंकि मार्केट में सबकी काफी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि मार्केट सैचुरेट हो गया। पर ये बात बिल्कुल सही है, अगर डीजल को बड़े बड़े शहरों में बैन किया जाता है तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। आजकल जो लोकल पॉल्यूशन है उससे काफी नुकसान पहुंचता है लोगों की सेहत में। और अगर डीजल को बैन किया जाता है तो वो सीजीडी कंपनीज के लिए प्लस साइन है, मतलब अच्छा है कि उस लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे सीएनजी गाड़ियों पे आने के लिए। तो वो हम लोग उसको पॉजिटिवली देखते हैं, क्योंकि उसमें एक तो एनवायरनमेंट का भी फायदा है, दूसरा सीजीडी कंपनीज के लिए भी वो अच्छा है। और अभी एक पीएम ऑफिस से एक रिपोर्ट निकली थी 1-2 महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 लाख से ऊपर की जो आबादी वाले शहर हैं वहां पर फेज पैनल में डीजल गाड़ियों को बैन किया जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव स्टेप है। और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी है कि कब उपयुक्त समय है इस तरह के डिसीजन लेने के। एब्सोल्युटली सर, आपने पीएमओ की तरफ से रिपोर्ट की बात की। एक और रिपोर्ट तो नहीं, मतलब एक और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, उस पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं। हमें पता चला है कि हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपने केस स्टडी वाले मामलों में महानगर गैस को शामिल किया है अपने करिकुलम में, कि किस तरह से ये कंपनी इवॉल्व हुई। जरा उसके बारे में बताएं सर, किस तरह की स्टडी आईआईएम अहमदाबाद ने आपकी कंपनी पर की है? देखिए, आईआईएम अहमदाबाद इंडिया का सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है एमबीए का, और उसमें अगर उन्होंने एमजीएल को शामिल किया है तो ये हमारे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि वो काफी सारी स्टडीज को इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो एमजीएल की जिस तरह से चैलेंजेस के साथ हम लोगों ने शुरुआत करी थी 1995 में, आईजीएल और एमजीएल पहली कंपनियां थी, और उस समय कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर सीजीडी का इंडिया में बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का। किस तरह उस कई सारे चैलेंजेस थे, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस, सेफ्टी के कंसर्न्स थे, डिजाइन, वेंडर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पॉलिसी मेकर्स, राइट प्राइसिंग पॉलिसी। तो पहले एमजीएल को लगता था कि इंडस्ट्री कॉमर्शियल वो मेन सेगमेंट है, पर धीरे धीरे करके जैसे कंपनी इवॉल्व हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ तो डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी सेगमेंट ने काफी अच्छा बिजनेस दिखाया जी। तो ये सब कंसीडर करते हुए किस तरह से चैलेंजेस थे और उनको कैसे ओवरकम किया, एक केस स्टडी आईआईएम ने अपने करिकुलम में शामिल करी है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एमजीएल के लिए। सर, पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी 15 जून को, तब आपने ये बताया भी था कि आप खपोली के आसपास एक अपना एलएनजी स्टेशन लगाने जा रहे हैं, कुछ और आगे भी प्लान्स हैं। जरा उनके बारे में अपडेट्स भी दें और बताएं सर, अगले 1-2 साल में कितने स्टेशन और आ सकते हैं? हम जनरली 25 स्टेशन सीएनजी के लगाते हैं हर साल। इस साल हमने एग्रेसिवली टारगेट रखा है और लगभग 50 स्टेशन लगाना चाह रहे हैं इस साल, तो काफी उसमें बढ़ोतरी है। दूसरा, सबरौली जो है, खपोली करके एक जगह है कालापुर टोल के पास, मुंबई पुणे हाईवे पे, वहां पे हमने पहला एलएनजी स्टेशन कमीशन किया है अभी रिसेंटली। तो उससे हम एलएनजी की बिक्री शुरू कर दी है, और ये एलएनजी जो है लॉन्ग हॉल में हमें दिखता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सीजीडी कंपनीज के लिए और बाकी कंपनियों के लिए भी, जिसमें कि एलएनजी की सेल बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि डीजल का कोई ज्यादा बड़ा सब्स्टिट्यूट दिखता नहीं है जब हम हैवी ट्रैफिक की बात करते हैं या लॉन्ग हॉल ट्रैफिक की बात करते हैं। एलएनजी की एक फिल में लगभग 800 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है,
जो कि एक काफी लंबा डिस्टेंस होता है। तो अगर प्रॉपरली एलएनजी स्टेशंस को डिजाइन किया जाए और प्राइसिंग की जाए तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है, जिसमें ओईएम, कस्टमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स तीनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, ताकि इस नए बिजनेस सेगमेंट को डेवलप किया जा सके। उसमें हम अपना रोल अदा कर रहे हैं और इसमें हमने बैद्यनाथ एलएनजी के साथ एक एमओयू साइन किया है। एक एमओयू साइन करके एक एसपीवी बना रहे हैं। शीघ्र ही उससे हम एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करेंगे। साथ ही साथ अलग इनिशिएटिव में एक सीबीजी का हमने प्लांट एमओयू साइन किया है बीएमसी के साथ, जो कि एक मुंबई सिटी के लिए अच्छी पहल होगी। अच्छा सर, आपने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में ये जो करंट वित्त वर्ष है इसमें 700 से 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं, राइट सर? तो कितना कर चुके हैं, ऑन ट्रैक है, आगे क्या प्लान है सर? अभी तो ट्रैक पे है। पहला जो क्वार्टर होता है उसमें थोड़ा कम होता है, क्योंकि इस साल बारिश भी थोड़ा सा अच्छी हुई लास्ट पिछले 2-3 महीने में। तो अभी थोड़ा सा कैपेक्स जो हमने प्लान किया था उससे थोड़ा पीछे है। पिछले साल हमने 700 करोड़ किया था कैपेक्स, और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 750 से 800 करोड़ तक का कैपेक्स करेंगे। तो जो अभी कम हुआ है उसको आगे के 5-6 महीने में हम लोग भरपाई पूरी कर लेंगे। हमारे प्लान्स एग्रेसिव हैं, जैसे आपको बताया कि हम 25 से 50 स्टेशन करना चाहते हैं, तो उस पर भी कैपेक्स लगता है। डोमेस्टिक पीएनजी में कन्वर्जन्स में हम काफी जोर दे रहे हैं, तो डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शंस में भी अच्छा खासा कैपेक्स लगता है। प्लस और भी जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उस पे हम लोग कैपेक्स लगाएंगे। ठीक बात है। सर, आपके शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं अब एमजीएल के लिए नए या नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है? मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है। जैसे आपको 2 चीजें बताई कि एक एलएनजी के लिए हमने एसपीवी बना रहे हैं बैद्यनाथ एलएनजी के साथ। दूसरा है सीबीजी प्लांट एमओयू हमने साइन किया है बीएमसी का, 1-1.5 साल में वो भी तैयार होना चाहिए। और तीसरा है जो हम अपस्ट्रीम साइड में, मतलब जो हमारी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जैसे कि टाइप 4 सिलेंडर्स है, मीटर मैन्युफैक्चरिंग है, या इस तरह के अनेक निवेश हैं। और भी हम इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन को भी इवेल्युएट कर रहे हैं कि वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी आए। इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने स्ट्रैटेजी अभी रन करी है काफी रिसेंटली, उसमें से निकल के आए हैं। इसके अलावा कोर एरिया में का हम अपना एग्रेसिवली रोल आउट करते रहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। डिजिटाइजेशन के ऊपर काफी काम किया जा रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम लोग इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो आगे चलते हुए काफी कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो एमजीएल को ग्रोथ देंगे। आशु सिंघल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपनी कंपनी के आगे के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों को, अपने शेयर होल्डर्स को आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद। आशु सिंघल साहब, एमडी एमजीएल के बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में। बाजार स्टेबल है, बिल्कुल हरे निशान में है, बहुत तेजी के मूड में नहीं है। 19,300 के आसपास निफ्टी वक्त बिताता हुआ और 44,250 के आसपास वक्त बिताता हुआ बैंक निफ्टी। छोटे से ब्रेक का वक्त है, बस यू नोटिंग। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं 10 की कमाई। बाजार उसी सीमित दायरे में अटका हुआ है, कहीं जाने की कोशिश इस समय नहीं कर रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी आज एजीएम है, बिल्कुल फ्लैट लाइन आपको करते हुए दिख रहा है। दिग्गजों में भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन इस समय आपको नहीं दिख रहा है। थोड़े अनडिसाइडेड से हैं बाजार, क्या डायरेक्शन चूज करनी है, बट डिसाइड कर लिया है जय ठक्कर ने। उनका ट्रेड करते हैं, उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। मॉर्निंग जय, स्वागत है आपका। बताएं क्या करना है अब तक के रेंज बाउंड मार्केट एक्शन में। गुड मॉर्निंग टू यू दीप एंड गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी। वेल दीप, ये स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर हम देखें तो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है, मैं कहूँगा। लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी ने 19,218 का लो लगाया, फ्यूचर्स में लगभग 229 का लो था, स्पॉट में 200-250 के रेंज में एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि मेजर अपसाइड भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ऊपर की तरफ 19,500, 450-500 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो फॉर दिस वीक एज ऑफ नाउ दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 से लेकर 450-500 तक की इंडेक्स की ये रेंज है, लोअर एंड ऑफ द रेंज पर है। इसलिए कॉल ऑप्शन मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे निफ्टी का 19,250 का कॉल ऑप्शन खरीदे 104 रुपये पर।
एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा दीप, दैट वुड बी एट 67. सो 104 पर खरीदें, 19250 का कॉल विद स्टॉप लॉस ऑफ 67. टारगेट जो ऊपर में दीप इसमें निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 148 एंड द सेकेंड टारगेट विल बी 170. सो 148 170 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे इन एंटिसिपेशन के निफ्टी में हमें 19400 450 के लेवल टेस्ट होते हुए देखने मिले. एंड वहाँ पर आता है तो डेफिनेटली वन कैन टेक अगेन अ कॉन्ट्रा बैट, बट वहाँ पे रिव्यू करेंगे वंस इट रीचेज देयर. एज ऑफ नाउ 19,300 के आसपास जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आई थिंक अगर और थोड़ा अगर 19,300 325 के ऊपर और अगर निकलता है देन आई थिंक फर्दर मोमेंटम गेन करेगा. एटलीस्ट अचीविंग 19,300 इज ऑल्सो गुड, बट 19,325 के ऊपर जाएगा तो फर्दर आपको स्ट्रेंथ आते हुए देखने मिलेगी निफ्टी में. बट 250-200 के रेंज तो भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट है. ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से राय आती हुई. तो अनिल जी, सुबह आप भी बात कर रहे थे 19,325 के ऊपर ही अच्छी और बढ़िया मजबूती बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं. एक्चुअली आज का हाई भी वहीं पर आकर रुका है, 19,328 का है. तो बिल्कुल जय एकदम परफेक्ट वही, और सुबह की रेंज भी हुई है 19,265 के आसपास सपोर्ट, 19,325 के आसपास रुकावट. देखते हैं किस तरह से आगे बाजार बढ़ते हैं. लेकिन आइए तब तक हम बढ़ते हैं आगे और पालिया साहब से जानते हैं उनकी पसंद की पोजिशनल पिक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के बाद. पालिया साहब बताएं सर. अनिल जी, पोजिशनल पिक में स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है रेलिस इंडिया. ये स्टॉक में डेली सेटअप पे अगर इसको डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है. स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है. तो एक बड़े करेक्शन के बाद डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा यहाँ पे रिवर्सल बनते हुए दिखा है. हमें लगता है ये स्टॉक को पोजिशनल बेसिस पे बाय किया जा सकता है. अब यहाँ पे अपसाइड जो से लेके 300 तक की अपसाइड यहाँ आते हुए दिख सकती है. 205 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी रेलिस इंडिया. ओके, ये है आपके लिए रेलिस इंडिया. टारगेट है आपके लिए रेलिस इंडिया के बताने बाकी. पालिया साहब थोड़ी देर में आपको टारगेट बताएंगे. तब तक आइए सेठी साहब की पोजिशनल पिक ले ली जाए. रोलेक्स रिंग्स के बाद सेठी साहब को क्या है पसंद, बताएं सर. बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी पोजीशनल पिक है, स्टॉक का नाम है आरके फोर्जिंग, जो अभी 667 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है. पोजीशनल टारगेट है इसके 720 के, स्टॉप लॉस रखना है 645 का. एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है. इस स्टॉक को मैंने कई बार पिछले साल भर में रिकमेंड किया. लास्ट टाइम मैंने 16 मार्च को रिकमेंड किया था 281 के लेवल्स पे. वहां से ये स्टॉक आज 5 महीने में 2.5 गुना हो गया है. ये जो मैंने डेट बताई अनिल जी लिख के रखी है, निकाल के लिखी है. संदीप के जैसे मुझे याद नहीं रहता वो मैंने सर आपको तो निकाल के रखना ये याद रहेगा, यही बड़ी बात है कि मुझे डेट निकालनी है. वो भी अपने आप में अचीवमेंट है, चिंता रह गए. कुछ कुछ काम जैन साहब के लिए छोड़ देना चाहिए, एक गाने का और एक ये वाला. नहीं, ये खाली याद था ना, स्टॉक कई बार रिकमेंड किया और जबरदस्त किया है. तो मुझे लगा मैं एक बार निकालूं कि कब लास्ट किया था. तो 281 के लेवल पे मार्च में रिकमेंड किया हुआ है. बहुत ही जबरदस्त कंपनी है अनिल जी. और अब तो ये रेलवे का एक तड़का लग गया इसमें. ये ऑटो कंपोनेंट के अलावा रेलवे वैगन्स और रेलवे कोचेस के लिए भी फोर्जिंग इक्विपमेंट्स बनाती है. और इन्होंने जो अभी थोड़ी देर पहले आप चर्चा कर रहे थे टीटागढ़ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनके साथ इन्होंने एक जेवी भी किया है. बाकी एक जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है. टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवेज, फिर BEML, BHEL, वोल्वो, डाइमलर, इन सबको कैटर करती है. 40% से ज्यादा रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं. और इस कंपनी ने ईवी सेक्टर पे भी बहुत ही सीरियस फोरे किया है. एक कंपनी सुयो मैन्युफैक्चरिंग जो ईवी के सेक्टर में है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको एक्वायर किया. फिर इनका एक NCLT में JMT ऑटो नाम की कंपनी है, उसको भी एक्विजिशन का प्रोसेस चालू है, वो भी जल्दी होना चाहिए. बाकी ईवी कंपोनेंट्स बनाती है, रेलवे सेगमेंट ग्रो कर रहा है. तो ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है अनिल जी. बहुत निचले लेवल से इसको ट्रैक करता हूं, बट यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह. और इसमें MIT मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अराउंड 3.76% स्टेक ऑन करती है. तो खरीदारी करने की सलाह है आरके फोर्जिंग में फॉर अ टारगेट ऑफ पोजीशनल टारगेट ऑफ 720, स्टॉप लॉस ऑफ 645. बड़े दिनों बाद MIT ने कोई एक्शन किया है. तो MIT बड़े दिनों से ठंडा साहब ने बात ही नहीं करी. MIT ठंडा था या आप रिकमेंड नहीं कर रहे थे स्टॉक सेठी साहब? नहीं, सब बीच में भी आई है. आजकल उनका इंडिया पे एक्सपोजर बढ़ भी रहा है और लाजमी भी है, बढ़ना चाहिए. जिस तरह हम आज दुनिया भर में छाए हुए हैं, आज भी एक फक्र करने वाली न्यूज है. नीरज चोपड़ा ने आज ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है. फिर चंद्रयान पे हमने हाल ही में लैंडिंग करी चांद पे.
चंद्रयान 3 ने। तो अनिल जी, सबका इंटरेस्ट है इंडिया में, तो इनका भी काफी स्टॉक्स में निवेश है, तो निकल के आता है अनिल जी। इट्स द अदर वे अराउंड, स्टॉक आइडेंटिफाई होकर जब उसकी शेयर होल्डिंग देखते हैं तब एमआईटी मिलता है। ये ऐसा नहीं कि एमआईटी ने किसमें इन्वेस्ट किया उसको रेकमेंड करना है अनिल जी। है ना, ठीक बात है, बिल्कुल एक्शन भरपूर है। तो आरके फोर्जिंग, ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की। और हाल ही में सेठी साहब बता रहे कि इन्होंने टीटागढ़ वैगन्स के साथ टाई अप भी किया है। यस। तो सेठी साहब बस थोड़ी देर में टीटागढ़ वैगन्स के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ न्यूज पर न्यूज में जुड़ने की तैयारी में भी है, हम उनसे भी करेंगे मुलाकात, जानेंगे क्या है एक्शन। लेकिन आइए तब तक मेहुल जी भी एक्शन को तैयार हैं 10 की कमाई के साथ। मेहुल जी बताएं सर। अनिल जी, आज की जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो है लक्ष्मी केमिकल, दैट इज लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। इसलिए क्योंकि 2021 में काउंटर लिस्ट हुआ था, वहां से 4 गुना हो गया। उसके बाद जो करेक्टिव मूव आया अनिल जी वो 78.6% का आया है। तो यहाँ पर वो बॉटम आउट हो गया ऐसा लग रहा है, हायर बॉटम हायर टॉप का फॉर्मेशन भी हो गया। तो बहुत ही बेहतरीन बाय है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। 245 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। मेरा पहला टारगेट रहेगा 320 का, एंड इनफैक्ट 350 के टारगेट्स भी इसमें आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकते हैं। सो लक्ष्मी केमिकल्स आज के मेरी 10 की कमाई का स्टॉक रहेगा। ओके, लक्ष्मी केमिकल्स, इस पर रखिए नजर, यहाँ पर आपको बड़ा एक्शन बनते हुए दिख भी सकता है। स्टॉक में मूव आती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। सुंदरम फास्टनर्स पर भी रखिए नजर, यहां पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा है। जमुना ऑटो की तो हमने बात करी। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये भी आज अच्छी मूव में है। एक बार सेठी साहब से पूछते हैं, सेठी साहब कोई डेवलपमेंट है जो मार्केट फैक्टर कर रहा है इस काउंटर के लिए? क्योंकि बाकी स्टॉक्स में तो खैर मूव अच्छी है, बट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में आज बड़ा उछाल है, 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, सुबह से ही अच्छा एक्टिविटी दिखा रहा है सर। नहीं देखिए दीपांशु, स्टॉक में तो एक अच्छी तेजी है और डेफिनेटली कुछ तो आना चाहिए, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, और मुझे तो पता नहीं है कि किस कारण से आज चल रहा है। बट वैसे स्टॉक अच्छा है और करंट लेवल्स पे निवेशकों को सलाह रहेगी कि होल्ड करें इस स्टॉक को। बाकी फ्रेश खरीदारी के लिए करेक्शन में कोई डिक्लाइंस में इसमें एंट्री करने की सलाह रहेगी। ओके, डिक्लाइन है तो फिर आप फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ सकते हैं, इस पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव आ रही है। जुबिलेंट इंग्रेविया में एक अच्छी मूव आई है, 5% ऊपर है, और चार्ट्स पर भी काफी एक्टिव ये काउंटर इस समय दिख रहा है। एक चार्ट्स पर राय लेनी है इस पर सुमित जी से। सुमित जी जरा देखें, 500 का लेवल इसने क्रॉस करा है, 5% ऊपर जुबिलेंट इंग्रेविया। जो स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक कंटिन्यूअस अपट्रेंड के अंदर में है। पिछले कुछ दिनों से भी स्टॉक के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 महीने में स्टॉक 100 रुपए का तेजी दिखा चुका है। अभी भी स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 550, 560 ये इमीडिएट आने वाले दिनों में टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकता है। ये लेवल ब्रेक होते हैं तो 600 रुपए तक का मूव भी जुबिलेंट इंग्रेविया में ऊपर में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस लिए है होल्ड करें। 480 या 485 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। 550, 560 तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख भी रही है। और जीएनएफसी जैन साहब जिसकी बात कर रहे थे, सुबह एक्शन में भी आया था, अभी भी मूव है, वैन से बाहर आया। जैन साहब इनफैक्ट आज आपने जीएनएफसी की बात करी थी, बट सारे एग्रोकेमिकल फर्टिलाइजर स्टॉक्स मूव दिखा रहे हैं। अभी डायलिस इंडिया की भी बात कर रहे थे पालिया साहब, कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है इस स्पेस में या थोड़ा मार्केट रोटेशन के हिसाब से इसे देखें सर? जैन साहब अनम्यूट प्लीज। सॉरी जी सर। पिछले महीने में डिमांड कुछ बढ़ के आई थी, फर्टिलाइजर्स के सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली थी, वो एक रीजन हो सकता है। और सेकेंडली सारे स्टॉक्स काफी करेक्टेड है, और जो मैं अभी पहले भी रीजन बोला था, देखिए मार्केट उन्हीं स्टॉक्स को देखता है फिर कि जब एक बार सारे स्टॉक्स चल चुके होते हैं फिर कौन सा सेक्टर नहीं चला, तो उनमें से ये शुगर फर्टिलाइजर ये स्टॉक्स है। बट देन दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट साइन, क्योंकि देखिए मॉनसून का डेवलपमेंट पे भी डिपेंडेंट है। बट फिर भी मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स हम तो आगे पीछे रेकमेंड करते आ ही रहे हैं, जीएसएफसी, आरसीएफ, ये सारे जीएनएफसी और ये सब, तो बिल्कुल जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। अभी भी स्टीम बाकी, और ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये चलना शुरू होता तो 600, 650, 650 के लेवल से दिखा सकता है। बाकी ओवरऑल यही है कि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी जरूर करें, क्योंकि काफी रेंज बाउंड मूवमेंट्स देते हुए दिखे हैं लोग पिछले कई क्वार्टर्स और कई सालों से। तो ये है जीएनएफसी पर आपके लिए राय। इस बीच एक स्टॉक जो आपके लिए रडार पर आएगा वो है मन इंफ्रा। मन इंफ्रा के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आती दिख रही है। करीबन 10 एकड़ जमीन का एक ये प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के लिए करने जा रहे हैं, और ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट
यानी करीबन 4,000 करोड़ रुपए की आय देगा। ये काफी बड़ी कही जाएगी। 4,000 करोड़ की आय काफी जबरदस्त होगी। मुंबई में ये करने जा रहे हैं। हाँ, इतनी बड़ी इनकम तो 10 एकड़ के प्लॉट में मुंबई में मिलेगी। और तो मुंबई में 10 एकड़ और 5 साल में मतलब यानी कि 5 साल में ऑन एन एवरेज 800 करोड़ का रेवेन्यू आपका हर साल का हो गया। 5,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। 5,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है, 4,000 करोड़ का और रेवेन्यू करने की बात कर रही है। बड़ा डेवलपमेंट है ये। बड़ा एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मन इंफ्रा के हाथ में लगा, ये आप कह सकते। तो इंटरेस्टिंग खबर है इस कंपनी के लिए और बड़ा डेवलपमेंट भी। ओवरऑल रेवेन्यू एक बार जरा निकालिए, साल भर का कितना रेवेन्यू? 5,000 करोड़, 5 सालों में 4,000 करोड़ का रेवेन्यू किसी भी लिहाज से बहुत बड़ा माना जाएगा। 4,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए, 5,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए ये इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर इस वक्त मन इंफ्रा को लेकर आपके लिए आती हुई दिख रही है। एक बार जरा सुमित जी चार्ट आप तैयार करिए, आपसे भी राय लेंगे कि चार्ट पर किस तरह के संकेत हैं इस वक्त, लेकिन बड़ी खबर है मन इंफ्रा के लिहाज से। बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है और ये स्टॉक का बहुत पहले भी मैंने कहा है कि जिस स्टॉक को मेरा बाय करने का मन कर रहा है वो है मन इंफ्रा। तो ये टैगलाइन बहुत पहले स्टॉक को दिया हुआ है, करीब 70 रुपए के लेवल्स के आसपास से। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाएगा 160। ये तो छोटे से शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के टारगेट है। ऊपर में मीडियम टर्म में 200 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में और भी ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। ये जो न्यूज है ये स्टॉक के लिए मजबूत और एक अच्छा स्पार्क देने वाली न्यूज है स्टॉक के लिए। तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो खरीदारी करें। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट 125 130 के पास है, 160 और 200 ये लेवल आने वाले दिनों में मन इंफ्रा में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मजबूत चार्ट पर भी है और अभी क्वार्टरली रेवेन्यू है 500 करोड़ के आसपास का, सालाना रेवेन्यू है 2,000 करोड़ का। ब्रॉडली आप ये मान कर सकते हैं और 2 साल का रेवेन्यू सिर्फ इसी एक प्रोजेक्ट से आता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से 10 से कम के पी मल्टीपल पे रियल एस्टेट स्टॉक एक तरह से आप इसे मान सकते हैं। इंफ्रा और रियल एस्टेट का एक मिक्स है जो आता है। मेरे ख्याल से हमारे भी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है शायद, मालामाल वीकली में या SIP में रहा है। मुझे याद है 50 रुपए के आसपास हमने इस स्टॉक को, जहाँ तक अगर मुझे अच्छे से याद है, हमने रिकमेंड किया। तो बढ़िया स्टॉक है और बढ़िया खबर भी इस स्टॉक के लिए आती हुई दिख रही है। SIP स्टॉक रहा 21 पे। SIP स्टॉक था 63 में हमने इसकी बात करी थी। ये पिछले साल जुलाई में बात करी थी। ओके, तो 63 के लेवल से 63 से दुगने से ज्यादा 2.5 गुना हो चुका है। जुलाई से अगस्त ही आया है अभी, तो मतलब लगभग एक साल में 63 से आपका 144। बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया एक्शन यहाँ पर मन इंफ्रा में आपके लिए होता हुआ। चलिए एंजॉय कीजिए मन इंफ्रा का ये बड़ा खबर आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। और आज एक और बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल, जो जिसे कह सकते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड 1997 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और रेलवे के लिए पैसेंजर कोच बनाने में ये दिग्गज कंपनी है। वैगन्स बनाने के मामले में देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल और भरतपुर राजस्थान में 2 जगह इनके पास इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है और भारत और यूरोप में कई सारी सब्सिडीज इस कंपनी के पास है। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उमेश चौधरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चौधरी साहब का 25 साल से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है इस इंडस्ट्री का। CII इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, WBIDC के बोर्ड में आप डायरेक्टर के तौर पर रह चुके हैं। 2010 में आपने कोलकाता में स्विट्जरलैंड के ऑनररी कॉन्सुल की भी भूमिका निभाई है। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पिछला क्वार्टर आपके लिए नतीजों के लिहाज से बहुत मजबूत रहा, मुनाफे प्रॉफिट के लिहाज से देख लें, कामकाजी मुनाफा देख लें, मार्जिन देख लें। सबसे पहले एक बिजनेस एनवायरनमेंट के लिहाज से मैं आपसे राय लेना चाहता हूं पूरी इंडस्ट्री पर। रेलवे को लेकर इस वक्त जो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको लेकर किस तरह का बिजनेस का माहौल है? जी नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। जी जहाँ तक रेलवे का सवाल है, रेलवे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो फोकस रेलवे को दिया गया है ये बिल्कुल एक अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है
उसे कम करने के लिए और इंडिया को 5, 7 या 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी को कम करना है, और वो करने के लिए रेलवे को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने और उनके पूरी मंत्रिमंडल ने बखूबी इस चीज को समझा है और इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है। और सबसे अच्छी बात, बहुत ही एक स्पीडी तरीके से और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो रेलवे में जो जिस तरीके की हम लोगों ने लास्ट 5-7 साल में और पर्टिकुलरली लास्ट 1.5-2 सालों में जो कामकाज का जो एक दृश्य देखा है, ये हिस्टोरिक ही माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हिस्टोरिकल मूवमेंट आप देख रहे हैं रेलवे सेक्टर में, काफी माहौल बदलता और बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर, इसका असर आपकी ऑर्डर बुक पर किस तरह का पड़ रहा है? पिछली तिमाही में कितने ऑर्डर्स आपको मिले हैं? इस वक्त ऑर्डर बुक कहां तक पहुंच चुकी है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितना समय आपको लेना होगा? जी बिल्कुल, ये हमारी जो ऑर्डर बुक्स हैं अनिल जी, ये अगर आप देखें तो ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में हम बिलोंग करते हैं, तो हर क्वार्टर में ऑर्डर इनटेक नहीं होता, ये एक तरीके से लंपी ऑर्डर इनटेक होता है। बट मैं आपको जो आंकड़े बताने जा रहा हूँ उससे पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट होगा कि रेलवे में किस तरह की स्पीड आ रही है, किस तरह की गति आ रही है। मार्च 2022 में हमारी ऑर्डर बुक जो लगभग 1500 करोड़ रुपए की थी, मार्च 23 में हमारी ऑर्डर बुक लगभग 27-28 हजार करोड़ रुपए हो गई। तो ये इस तरीके का जो मूवमेंट आया है हमारे सेक्टर में, ये हमें बहुत सपोर्ट कर रहा है। जहां तक एग्जीक्यूशन का सवाल है, जैसा आपने देखा है लास्ट 2 क्वार्टर में हम 900-950 करोड़ रुपया पर क्वार्टर की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और क्योंकि हमें ये कई प्रोजेक्ट्स हमारे जैसे वंदे भारत है, व्हील है, ये सारी की सारी 2025 में 2025-26 के दौरान ये प्रोडक्शन चालू होगा, तो ये आगे चल करके फर्दर जंप होगा। अभी ये इस लेवल पे हम कुछ स्टेबलाइज करेंगे और उसके बाद 2025-26 तक फर्दर उसे जंप करेंगे। तो जहां तक वैगन का सवाल है, हम अभी करीब 650-700 वैगन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस साल के अंत तक या बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर हमारा ये टारगेट है, हम इसे 1000 वैगन के और ले जाएंगे। तो सर, अगर मैं सही समझ रहा, मतलब आप साल भर की इस वक्त करीबन आप 4000 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं, राइट सर? उसके सामने आपके पास में करीबन 25,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। जी 25-27 हजार करोड़ लगभग जो लास्ट हमने डिक्लेयर किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर बिकॉज हम क्वार्टरली रिजल्ट्स अपने रिजल्ट्स के साथ ऑर्डर बुक डिक्लेयर करते हैं, तो मैं उसी नंबर पे स्टिक करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो 6-7 साल का तो काम है, मतलब जो आप 2025-26 तक कंप्लीट करना चाहते हैं सर। अब क्योंकि ऑर्डर तो बहुत है, कमी है ही नहीं, काम की कमी नहीं है, मैं ये समझ सकता हूँ। एग्जीक्यूशन, क्या इसकी पूरी तैयारी है या इसके लिए कुछ और नई कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं? जरा वो भी समझाएं सर। जी बिल्कुल, हम नए एक्सपेंशन, जैसा मैंने कहा, वैगन में हम 650-700 वैगन अभी बना रहे हैं। उसी के साथ हम फाउंड्री की कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। और वंदे भारत जो है वो अपने आप में ही एक अलग ही स्टोरी है। हम अभी मेट्रो कोचेस पूना के बना रहे हैं, बैंगलोर के बनाना चालू हो रहा है, सूरत मेट्रो हमें मिल गया है, और वंदे भारत का हम एक नया लाइन बैठा रहे हैं जिसका काम ऑलरेडी तेज गति से चालू हो चुका है और 2025 में उसकी प्रोडक्शन चालू होगी। प्लस व्हील प्रोजेक्ट जो हमने और रामाकृष्ण फोर्जिंग ने एक जॉइंट वेंचर में व्हील प्रोजेक्ट लगाने का निर्णय किया है और जिसका टेंडर हमें अवार्ड किया गया रेलवे के द्वारा, वो भी 2025-26 में प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। तो काफी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी ऑनगोइंग हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन के और नए प्रोडक्ट्स के दोनों। चौधरी साहब, ये वंदे भारत वाले जो आपके ऑर्डर्स हैं, इसकी डिलीवरी शुरू हो गई है या अभी काम चल रहा है इस पर? नहीं जी, पहली ट्रेन हमारी वंदे भारत की शेड्यूल है 2025 जून में। ओके। जो पहली ट्रेन बनेगी, और ये एक वंदे भारत नया जनरेशन का होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। इसमें एक तो स्लीपर कोच होगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनों को रिप्लेस करेगा या इनहांस करेगा।
फिर इसमें जो स्टील है वो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील लगाई जा रही है, और हमारी जो इटालियन कंपनी है उसके कोलैबोरेशन में उसके साथ हम इसे पूरी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारी ये पूरी कोशिश है और हमारा पूरा विश्वास है कि इसे हम एक नए वंदे भारत के रूप में प्रेजेंट करेंगे, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि भारत में जो एस्पिरेशनल इंडिया है और जो एस्पिरेशंस हैं उन्हें हम फर्दर कैसे आगे बढ़ा सकें और उन्हें इस तरह से प्रेजेंट कर सकें, ये ट्रेन अपने आप में ही एक बहुत नए फीचर्स प्रेजेंट करे। ओके, हम तो सोच रहे थे कि सर अभी जो ट्रेन्स बन रही है वंदे भारत की वही अपने आप में एक नेक्स्ट जनरेशन है। आप अगले साल जब तक ये बनाकर कंप्लीट करेंगे कुछ और बेहतरीन मॉडिफिकेशंस और बेहतरीन अपडेट के साथ होगी, मजा आएगा। देखेंगे सर, एक अलग एक्सपीरियंस भी होगा। ये बताएं सर कि इंडिया का बिजनेस तो जबरदस्त से जोरों में, आप बता ही रहे हैं, सारा सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। बाहर आपके एक्सपोर्ट बिजनेस का क्या हाल है, वहां का अपडेट दीजिए सर। ये एक्सपोर्ट बिजनेस जहां तक सवाल है, ये जैसा कि हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा न्यूज़पेपर्स में कि भारत सरकार इंडिया को एक विश्व स्तर पे इंडियन रेलवे इंडस्ट्री को विश्व स्तर पे ले जाना चाह रही है, जिसके लिए PLI कंसिडर किए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन रेलवे इंडस्ट्री जो है वो हमेशा एक सेकेंड टियर इंडस्ट्री रही है आजाद भारत में, जहां पे हम टेक्नोलॉजी सिर्फ यूरोप से और विदेशों से लाते थे और यहाँ पे उसकी प्रोडक्शन करते थे। बट ये सब जो नीतियां हैं भारत सरकार की, जो लोकल फॉर ग्लोबल की और PLI अगर आ जाती, ठीक बात है। तो जी 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 बिल्कुल। तो ये उमेश चौधरी साहब की तरफ से आउटलुक आता हूं। इंडियन बिजनेस बहुत ही मजबूती और बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ा स्ट्रांग आउटलुक है अगले 3-4 साल के लिए रेवेन्यू के लिहाज से भी, और आप देख ही सकते हैं दमदार परफॉर्मेंस दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब समय देने के लिए और बताने के लिए। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। पालिया साहब बताएं सर, SPL में आपकी शॉर्ट टर्म पिक। तो शॉर्ट टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो SSWL स्टील स्ट्रिप व्हील। ये स्टॉक में हालांकि आज काफी बड़ी तेजी बनी, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक अप ट्रेंड में ही यहाँ पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में पिछले 3 वीक में एक जो करेक्टिव मूव था वो वापस आज रिवर्स होते हुए दिख रहा है, और ये अपने स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। हमें लग रहा है SSWL को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो आ सकते हैं वो करीब 290 से 300 रुपए तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 235 के आसपास। ओके, 235 के स्टॉप लॉस के साथ स्टील स्ट्रिप व्हील्स खरीदें। सेठी साहब आपकी भी शॉर्ट टर्म पिक लेंगे, उससे पहले एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय। ललित जी, खरीदना है NMDC फ्यूचर्स 121 रुपये 25 पैसे के आसपास एनर्जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 116.70, 116 रुपये 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाया है यहाँ पे। टारगेट्स जो ऊपर पे अनिल जी निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 127.20, 127 रुपये 20 पैसे। दूसरा टारगेट है 131 रुपये। ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे अनिल जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छी लॉन्ग साइड बिल्डअप हमें देखने मिली है NMDC में ये सीरीज में, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। ओके, NMDC खरीदें फ्यूचर्स में 127.20, 131 के टारगेट के लिए 116.70 का स्टॉप लॉस। एक 10 की कमाई का शेयर भी जय से लेंगे। उससे पहले सेठी साहब तैयार है अपनी शॉर्ट टर्म पिक के साथ। सेठी साहब बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज की जो शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है GM ब्रूवरीज। GM ब्रू के नाम से NSE का टिकर है। अभी 591 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 610 के शॉर्ट टर्म टारगेट और 580 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है जो कंट्री लिकर और इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFL बनाती है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है विद अ वेरी डोमिनेंट और साइजेबल मार्केट शेयर। पॉपुलर ब्रांड्स है, इनका थाने में एक ऑटोमेटिक प्लांट भी है और इनके पास
सैनिटाइजर्स बनाने का भी महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज और वैल्यूएशन के लिहाज से 10 के मल्टीपल पे बहुत ही सस्ता है। इस कंपनी ने FY23 में 99 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया और आज 1100 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उस लिहाज से बहुत ही सस्ता लगता है। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 19 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल 16 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे लेना चाहिए। ब्रूवरी स्टॉक्स भी सब फोकस में है और 610 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रखना 580। परफेक्ट, तो 580 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लें GM ब्रूरीज। ये है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। जय तैयार है अपनी 10 की कमाई का शेयर करने के लिए? जय बताइए। जी अनिल जी, राइट्स खरीदना है। ये ट्रेड कर रहा है 473 के आसपास, इसको खरीदने की सलाह है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में से आया, उसे रिटेस्ट भी किया। रिटेस्ट करने के बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन अब खत्म हो चुका है ऐसा लग रहा है, बिकॉज एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल देखने मिल रहा है मोमेंटम में इसके। अनिल जी, इसको खरीदना है, स्टॉप लॉस रहेगा 440 का। 440 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे, टारगेट ऊपर में है 565 के। राइट्स, ये है एक और रेलवे स्टॉक। आज रेलवे स्टॉक से बाहर है, बिल्कुल खरीदने के लिए लोगों को पसंद आता हुआ दिख रहा है। यहां पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से राइट्स में आती हुई दिख रही है। आइए विदा लेने का वक्त है आप सभी मेहमानों से। कुणाल जी, सुमित जी, हिमांशु जी और मेहुल कोठारी साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैन साहब, जय ठक्कर साहब, राजेश पालिया साहब और सेठी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।